है ना? देखिए लास्ट टाइम पे अगर आप लोगों को याद हो, तो मुझे भी याद नहीं है कि मैंने क्या पढ़ाया था। आप लोगों को याद हो, तो हाँ, प्रोग्राम देख के याद आया कि हमने बात करा था किस चीज़ के बारे में डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल में हम लोगों ने ऑटो वायरिंग के बारे में बात करा था, राइट? ऑटो वायरिंग, ऑटो वायरिंग के बारे में हम बात कर रहे थे। ऑटो वायरिंग और हाँ, ऑटो वायरिंग की ही बात कर रहे थे। ऑटो वायरिंग अलग-अलग तरीके से हम लोगों ने किया था। लाइक हमने कंसेंटर से ऑटो वायरिंग करा था, सेटर के थ्रू ऑटो वायरिंग करा था, है ना? नहीं, ऑटो वायरिंग बाय नेम, ऑटो वायरिंग बाय टाइप, प्राइमरी, डिपेंड्स ऑन, इस तरह की चीज़ें हमने यूज़ करी थी, राइट? साथ में हमने बीन के स्कोप के बारे में तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आपसे, कि बीन का स्कोप कैसे-कैसे काम करता है, जैसे प्रोटोटाइप हो गया, सिंगलटन हो गया। बाकी देखिए रिक्वेस्ट होता है, एप्लीकेशन होता है, सेशन होता है और भी स्कोप होते हैं। उन स्कोप का जो यूज़ होता है वो वेब जब आप वेब पे इस एप्लीकेशन को चलाओगे ना, तो वहाँ पे इसका यूज़ निकल के आता है, ठीक है? तो और यहाँ पे बहुत सारे एट्रिब्यूट्स थे जो कि बीन बीन के ही एट्रिब्यूट्स हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट हो गया, ऑटो वायर, डिस्ट्रॉय, फैक्ट्री बीन, लेजी, पैरेंट, स्कोप, इस तरह से बहुत सारे अलग-अलग एट्रिब्यूट्स थे। चलिए, तो इसमें एक एट्रिब्यूट है जैसे इनिट मेथड है ना? इन सब के बारे में आज थोड़ा-सा मैं आपको समझाता हूँ। बाकी डिपेंड्स ऑन तो मैंने समझा ही दिया था और मैंने आपसे बोला था कि आईडी रेफ का यूज़ आप मुझे बताइएगा। रेफ आईडी, आईडी रेफ देखा था किसी ने? देखिए, अगर मैं आपको कोई टास्क देता हूँ तो देखा करो यार। आप अगर मन से देख रहे हो, मेरा सेशन और रिकॉर्डिंग देख रहे हो, सारा चीज़ सुन रहे हो, तो जो टास्क दूँ तो उसको लेके आया करो कि सर वो आपने जो काम दिया था वो नहीं हो पाया। अगर हुआ है तो मुझे दिखाइए। जो भी अभी तक मैंने काम दिया है, तो मुझे अगली क्लास में ज़रूर दिखाइएगा, ठीक है ना? ये आज की क्लास चलो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अभी मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ? अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि लाइफ़ साइकिल क्या होती है, बीन की लाइफ़ साइकिल। आज हम बीन लाइफ़ साइकिल से डील करने वाले हैं। तो बीन लाइफ़ साइकिल क्या होती है? देखिए, मैंने आपको बीन का मतलब समझाया था। जब स्प्रिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बीन की बात होती है, तो स्प्रिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बीन की बात अगर हो रही है, तो इसका मतलब स्प्रिंग का वो बीन जिस क्लास का ऑब्जेक्ट हम नहीं बनाते हैं, जो हमारा स्प्रिंग कंटेनर बनाता है। तो उसी को हम स्प्रिंग बीन बोलते हैं। और उस स्प्रिंग बीन को मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या था? हमारे एप्लीकेशन context.xml के अंदर बीन नाम का टैग होता है और बीन टैग में हम अपनी क्लास का नाम लिखते हैं, हमारे बीन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। एकदम परफेक्ट वाली बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ आपके लिए। यहाँ से ये जो एलजी, सूर्या और ये सब था, इसको हटाता हूँ और इससे मुझे याद आया कि मैंने यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताया था, अगर आपको याद हो। प्राइमरी का मतलब मैंने समझाया था कि प्राइमरी का क्या यूज़ होता है ना? चलिए, ये सारे एट्रिब्यूट बहुत इम्पोर्टेंट हैं अपने आप में, ठीक है? चलिए, तो अब बात आ जाती है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये ऐप है, ये बल्ब है, बल्ब हटा देता हूँ, ठीक है? मैं एक नई क्लास बनाता हूँ और आपको बीन का लाइफ़ साइकिल समझाता हूँ। आपने कहा कि बीन लाइफ़ साइकिल का क्या मतलब होता है? देखिए, बीन क्लास का ऑब्जेक्ट तो हम नहीं बनाते हैं, स्प्रिंग कंटेनर बनाता है। तो जब स्प्रिंग कंटेनर हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वही डिसाइड करता होगा कि ऑब्जेक्ट कब बनेगा, कब नहीं बनेगा, कब कैसे बनना है, कैसे मैनेज करना है, लेज़ी बनना है या ईगर बनना है ना? मैंने आपको बताया था लेज़ी-वेज़ी का भी कांसेप्ट समझाया था, है ना? ओके। तो तो कहने का मतलब ये हो गया कि देखिए बीन हमारे स्प्रिंग के अंदर जो भी बीन क्रिएट करे जाते हैं, वो एक मैनेज्ड ऑब्जेक्ट होते हैं। एंड मैनेज्ड ऑब्जेक्ट तो हम बीन को क्या बोलेंगे? जैसे मेरी एम्प्लॉयी क्लास है, इस एम्प्लॉयी क्लास का ऑब्जेक्ट हमें बनाना है, तो हम एम्प्लॉयी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे? हम खुद ऑब्जेक्ट थोड़ी ना बनाएँगे, क्योंकि एम्प्लॉयी क्लास अपने आप में एक बीन है और वो जो बीन है, उस बीन को अब हम नहीं मैनेज कर रहे हैं, स्प्रिंग कर रहा है मैनेज। बस हम अपनी क्लास का नाम दे दे रहे हैं और वेरिएबल का नाम बता दे रहे हैं, बस बात खत्म। बाकी सारी ज़िम्मेदारी स्प्रिंग कंटेनर की है। स्प्रिंग कंटेनर हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो जब स्प्रिंग कंटेनर हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा और हमारे बीन को मैनेज करेगा, तो कैसे मैनेज करेगा? कैसे-कैसे करेगा? चलो जैसे भी करे, बट इसीलिए हम इस बीन को मैनेज्ड ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। आपने कहा मैनेज्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो मैनेज्ड ऑब्जेक्ट आर दोज़ ऑब्जेक्ट whose creation and management is done by some special runtime environment। तो जितने भी मैनेज्ड ऑब्जेक्ट होते हैं ना,
उनका क्रिएशन एंड उनका एग्जीक्यूशन एक स्पेशल रन टाइम एनवायरनमेंट के थ्रू करा जाता है, और वो स्पेशल रन टाइम एनवायरनमेंट कुछ और नहीं है, वो है हमारा व्हाट, हमारा स्प्रिंग का कंटेनर। तो स्प्रिंग कंटेनर ही हमारे इस बीन का ऑब्जेक्ट बनाता है, उसको हैंडल करता है, उसको चलाता है। देखिए हमारे सर्वलेट सर्वलेट एप्लेट है ना, ये सब मैनेज्ड ऑब्जेक्ट होती थी। जितने भी मैनेज्ड ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उनकी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स हम नहीं बनाते हैं, उनका मैनेजमेंट कोई स्पेशल रन टाइम एनवायरनमेंट है वही करता है, और वो स्पेशल रन टाइम एनवायरनमेंट कुछ और नहीं है, वो है हमारा स्प्रिंग का कंटेनर। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है मैनेज्ड ऑब्जेक्ट के बारे में। मैनेज्ड ऑब्जेक्ट का जो एग्जीक्यूशन होता है वो उनकी लाइफ साइकिल मेथड के थ्रू डिटरमाइन होता है। मतलब इनका एग्जीक्यूशन ऐसे नहीं होता है, इनका लाइफ साइकिल होता है, राइट? जैसे हमारी जिंदगी की लाइफ साइकिल होती है, राइट? हमारी जिंदगी की साइकिल है ना, सेम वे में जो ऑब्जेक्ट्स मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स मेमोरी के अंदर चल रहे होते हैं, उनकी भी एक साइकिल होती है कि भाई अभी मेमोरी में ऑब्जेक्ट आया, फिर ऑब्जेक्ट इस जगह पे गया, फिर ऑब्जेक्ट ने ये काम किया, ये डेटा इनिशियलाइज करी, फिर ऑब्जेक्ट ने ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया, फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू ये फंक्शनलिटी परफॉर्म हुई, फिर उस ऑब्जेक्ट का ये हुआ वो हुआ, फाइनली ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, देहांत हो गया, खत्म हो गया, राइट? मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो गया। ये सारा प्रोसेस होता है बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारा जीवन में होता है, हमारा भी जन्म होता है, हमें भी बहुत सारी जिम्मेदारी मिलती हैं, धीरे धीरे हम काम करते हैं, है ना, माल वाल बनाते हैं, घर घर वर बनाते हैं, फिर उसके बाद एक दिन चले जाते हैं सब कुछ यहीं छोड़ के। वही बात है, सेम 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 कंसेप्ट, सेम वे में हमारे ऑब्जेक्ट्स का इस तरह से पूरी कहानी चल रही होती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लाइफ साइकिल ऑफ द बीन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बीन लाइफ साइकिल। तो ये बीन की जो लाइफ साइकिल होती है, उनमें क्या क्या स्टेजेस होते हैं? बहुत सिंपल से स्टेजेस होते हैं। बीन की लाइफ साइकिल में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं? बीन की लाइफ साइकिल में जब एक ऑब्जेक्ट बनता है ना, तो क्या होता होगा? हम यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए, व्हाट बीन लाइफ साइकिल, राइट? तो बीन की लाइफ साइकिल में सबसे पहला स्टेप क्या होता होगा? सबसे पहले कोई भी बीन ऑब्जेक्ट्स, देखिए बीन मतलब हमेशा मैं आपको बार बार कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं। बीन मतलब आपकी क्लास, नॉर्मल क्लास, तो आपको मैंने इसीलिए एक क्लास में बीन का मतलब, पोजो का मतलब, और स्प्रिंग बीन का मतलब मैंने आपको समझाया था। तो दिस इज स्प्रिंग बीन, स्प्रिंग बीन लाइफ साइकिल। स्प्रिंग बीन की लाइफ साइकिल में ये बीन है ही क्या, स्प्रिंग बीन है ही क्या, अपने आप में एक ऑब्जेक्ट ही तो है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल बोल सकते हैं, बीन के अंदर ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल बोल सकते हैं। अब कोई भी ऑब्जेक्ट मेमोरी में कैसे बनता है? सबसे पहले उसका लोडिंग होती है, क्या होती है? क्लास लोडिंग, राइट? तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारी जो स्प्रिंग बीन है वो पहले मेमोरी में लोड होती होगी, दिस इज फर्स्ट स्टेप। वो कैसे लोड होती होगी मैंने आपको पहले बताया है ना, ये डायनेमिकली लोड होती है। कैसे लोड होती है? डायनेमिक, DYNAMIC, डायनेमिक लोडिंग। कैसे होती है डायनेमिक लोडिंग? कोई मुझे बताए डायनेमिक लोडिंग एक्चुअली में कैसे होती है? कोई बताए डायनेमिक लोडिंग कैसे करती होगी? हमारा स्प्रिंग का कंटेनर हमारे बीन को लोड करता होगा मेमोरी में, तो डायनेमिकली लोडिंग कैसे करता होगा? क्या प्रोसेस परफॉर्म क्लास करता फोर होगा? नेम से, फोर नेम, क्लास फोर नेम, फॉर नेम, बिल्कुल सही बात है, फॉर नेम। तो ये जो फॉर नेम मेथड है, ये जो फॉर नेम है, ये मेथड है किस क्लास का है? मेथड ऑफ, ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है। नहीं भैया, क्लास क्लास का मेथड है। क्लास सॉरी सर, क्लास। क्लास क्लास मेथड, क्लास क्लास का मेथड है फॉर नेम। तो क्लास क्लास का स्टैटिक मेथड है फॉर नेम। इस क्लास से हमारी क्लास को ये जो क्लास का नाम है इसको खोजा जाता है और इस क्लास का इंस्टेंसिएशन करा जाता है। तो रन टाइम पे एक्चुअली में मेमोरी में क्या होता होगा? ये क्लास क्लास का स्टैटिक मेथड जो है फॉर नेम, ये चलता होगा, और इसमें हमारी क्लास का नाम रन टाइम पे, है ना भाई, सबसे पहले क्या होता होगा? कहीं ना कहीं एक्सएमएल पार्सिंग होती होगी, है ना। तो लेट से मान लीजिए कि स्ट्रिंग, मान लीजिए कि एक वेरिएबल हमने क्रिएट कर दिया, स्ट्रिंग एक्सएमएल पार्स। ये स्ट्रिंग एक्सएमएल पार्स करके एक वेरिएबल बनाया गया, और इसमें एक्सएमएल को पार्स करके रन टाइम पे आपकी क्लास का नाम एक्सएमएल पार्स करके आपके एक्सएमएल पार्ट्स और अंडरस्कोर क्लास नेम, आपकी क्लास का नाम निकाल लिया गया। और ये जो क्लास का नाम है, ये समहाउ मान लीजिए कि ये है आपकी क्लास का नाम। इस क्लास के नाम को रन टाइम पे लाके और यहाँ से इसकी एक्सएमएल पार्सिंग वार्सिंग करके और इस क्लास को मेमोरी में यहाँ पे पास करा के और लोड करा के उस क्लास की, उस लोडेड क्लास की क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो मेमोरी में रिटर्न कर दिया जाता है। दिस इज फर्स्ट स्टेप, ये हो रही होती है। अब आपने कहा कि नहीं सर आप तो ऐसे मजाक कर रहे हो, ये सब गलत बात है, नहीं हो रहा है ना।
ऐसा एक्चुअली में होता नहीं होगा। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ, प्रूफ करके दिखाता हूँ, हैंड्स प्रूफ। ठीक है, देखिए आप क्या करो, अपनी क्लास के अंदर आओ और क्लास के अंदर एक बना दो स्टैटिक ब्लॉक। क्या बनाओगे? स्टैटिक ब्लॉक बना दो। और आपको पता है ना कि जैसे कोई क्लास मेमोरी में लोड होती है तो उस क्लास का स्टैटिक ब्लॉक चलता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए EMP इज लोडेड। तो अगर ये क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा होगा मेमोरी में तो ये लोड होगी। और अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो एक काम और होता है, अभी तो लोड होगी, ऑब्जेक्ट तो अभी बना नहीं है। तो अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या चलेगा? कंस्ट्रक्टर चलेगा, है ना। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी बना दीजिए। अगर कंस्ट्रक्टर चल गया सक्सेसफुली तो हमारी क्लास मेमोरी में लोड हो गई है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, system.out.println में EMP इज लोडेड, और यहाँ पे लिख देता हूँ EMP ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, ये EMP का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया मेमोरी में। ठीक है, ये सारा काम हो गया। तो सबसे पहला स्टेप हो गया लोड द क्लास, लोड द बीन ऑब्जेक्ट्स, राइट। लोड द बीन ऑब्जेक्ट्स कैसे भी बना, लोड क्लास या क्लास लोडिंग। ठीक है, आप ऐसे बोल दो, लोड बीन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आप इंटरनेट पे जाओगे तो अलग अलग तरीके से सब लोग लिखते हैं, तो आप उसको लोड द बीन ऐसे करके लिखा होगा। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या होता है? व्हाट इज द सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप इज द इंस्टेंशिएट द बीन, इंस्टेंशिएट द बीन ऑब्जेक्ट, राइट। बीन का इंस्टेंसिएशन किया जाता है, मींस ऑब्जेक्ट क्रिएशन किया जाता है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। और ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैसे होगा भाई? इंस्टेंसिएशन कैसे होगा? जो लोडेड क्लास होती है उस क्लास के ऊपर, यू नो, उस क्लास के ऊपर क्या चलता है? सी डॉट न्यू इंस्टेंस। तो न्यू इंस्टेंस के थ्रू हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है मेमोरी में एक्चुअली में, राइट। क्लास डॉट फॉर नेम से लोडिंग होती है, न्यू इंस्टेंस से इंस्टेंसिएशन होता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। आपने कहा यार नया क्यों बता रहे हो, या क्या नया चीज बताने वाले हो क्या आप? यस, जैसे ही हमारी क्लास का इंस्टेंसिएशन होता है, इंस्टेंसिएशन होने के बाद हमें प्रोग्राम के अंदर बीन ऑब्जेक्ट्स की लाइफ साइकिल का ये दूसरा पड़ाव हमने पार कर लिया। पहले क्लास लोड होगी, फिर उसका इंस्टेंसिएशन होगा, इंस्टेंसिएशन के बाद कंस्ट्रक्टर कॉलिंग होगी, राइट। जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन कंस्ट्रक्टर के चलने के जस्ट बाद आपको अगर कोई एक्टिविटी करनी है और आपको उसे करना है लाइफ साइकिल में, तो उसे भी कर सकते हो, है ना, उसे भी कर सकते हो। ठीक है, इंस्टेंसिएटिंग द बीन ऑब्जेक्ट एंड देन, मतलब मैं समझने के लिए, है ना, कंस्ट्रक्टर इन्वोक, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, ऐसे करके लिख दीजिए, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। जब भी इनका ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ही होगा। ठीक है जी। अच्छा, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, आगे चलिए इस चीज को दिखाने के लिए, इस चीज को समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं कहीं पे भी इंटरनेट पे जाके आपको ये चीज दिखाता हूँ। देखिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ जो, उसको मैं दिखाता हूँ। आप बस यहाँ पे लिख दीजिए क्या, बीन स्प्रिंग बीन लाइफ साइकिल, ऐसे करके लिख दीजिए। अगर आप स्प्रिंग बीन लाइफ साइकिल देखोगे तो कई सारे वेबसाइट्स यहाँ पे नजर आ जाएंगे, राइट। किसी भी साइट को ओपन कर लीजिए, किसी भी साइट को ओपन कर लीजिए। ठीक है, अब आप जरा देखिए स्प्रिंग के बीन की लाइफ साइकिल में लोग क्या समझा रहे हैं। देखिए ये देखो लिखा है कंटेनर हैज स्टार्टेड, राइट, देन बीन इज इंस्टेंशिएटेड, देखो लिखा है डिपेंडेंसी इंजेक्टेड, देन कस्टम मेथड इज कॉल्ड, देखिए कस्टम यूटिलिटी इज कॉल्ड, कस्टम डिप्लॉयड इज कॉल्ड। इस तरह से ये सब आपको लाइफ साइकिल के स्टेप्स मिलेंगे हर जगह, हर जगह, हर जगह। इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, शायद पोस्ट प्रोसेसर या ऐसे कुछ बोलते हैं, पोस्ट प्रोसेसर बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, एक स्पेसिफिक एक नाम दिया जाता है यार। ये जो मेथड्स होते हैं ना, जो कस्टम बीन करके लिखा हुआ है, इसको हम पोस्ट प्रोसेसर बोलते हैं एक्चुअली में। इसके इमेजेस में आप जाओगे ना तो और भी आपको इमेजेस दिखेंगे कई जगहों पे। कंस्ट्रक्टर बीन इंस्टेंशिएटेड बीन लोडेड, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बीन नेम बीन फैक्ट्री। इसका एक स्पेसिफिक नाम है यार, अब मुझे मेरे दिमाग में है लेकिन मैं बता नहीं पा रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं आ रहा, बट ठीक है, उससे हमारा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चीज मुझे सही लगा। देखिए एप्लीकेशन हैज स्टार्टेड, देन कंटेनर, देन स्प्रिंग कंटेनर स्टार्टेड। तो ठीक है, अगर आप यहाँ से दो चार स्टेप जोड़ना चाहते हो तो जोड़ लो। ठीक है ना, यहाँ पे जी पहला स्टेप जोड़ लो कि भाई एप्लीकेशन हैज स्टार्टेड। ठीक है, पहला स्टेप।
दूसरा स्टेप हो गया जी, देन स्प्रिंग कंटेनर हैज स्टार्टेड, तो स्प्रिंग का कंटेनर स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद स्प्रिंग क्लास जो है मेमोरी में लोड हो जाती है, फिर उसका इंस्टेंसेशन हो जाता है, फिर उसके बाद हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। ठीक है ना? चलिए भाई, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, बीन ऑब्जेक्ट बनेगा, बीन ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेमोरी में कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा ही होगा भाई, रोक नहीं सकते हो आप। ठीक है ना? अच्छा जी, अगला काम क्या होता है? तो अगर देखोगे तो ये चीज सब जगह कॉमन है। उसके बाद लिखा हुआ है, देखिए, बीन कंस्ट्रक्टर एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन ऐसे करके लिखा हुआ है। बीन कंस्ट्रक्टर एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन, या यहाँ पे आते हैं तो देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आते हैं देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंसिडर स्टार्टेड इंस्टेंसेड, देखिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है इसके बाद एक्चुअली में क्या होता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है, राइट? तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, इसके बाद का जो स्टेप होता है दैट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन। यहाँ पे ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पांचवा स्टेप होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है, INJCTIO। डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब क्या होगा भाई? अरे भाई, डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंस्ट्रक्टर का भी हो सकता है, सेटर का भी हो सकता है, राइट? तो कंस्ट्रक्टर तो पहले ही कॉल हो चुका है, मैं कंस्ट्रक्टर को बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सेटर की बात कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में सेटर है। ठीक है ना? आप किसी का भी इंजेक्शन कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन कॉल होगी, डिपेंडेंसी इंजेक्शन होगी, तो यहाँ पे क्या कॉल होगा? सेटर मेथड, राइट? यहाँ पे सेटर मेथड इज कॉल्ड। सही बात है, किसी क्लास का सेटर मेथड कॉल हो जाएगा मेमोरी में। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ कि अगर एम्प्लॉय क्लास है और इसके अंदर अगर मान लीजिए कि स्ट्रिंग नेम और इंट एज करके दो वेरिएबल हैं, और ये दोनों वेरिएबल लेट से प्राइवेट है, PRIVATE, राइट? ये प्राइवेट वेरिएबल बना दिया, और ये भी प्राइवेट वेरिएबल है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सोर्स के अंदर जाके क्या बना दिया भाई, सोर्स के अंदर जाके सेटर गेटर बना दिया इसका। ठीक है, लीजिए भाई, सेटर गेटर बन गया। ओके, कूल। अब हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर आपको पता कैसे चलेगा सेटर कॉल हुआ? तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर सेटर हैज या सेटर इज कॉल्ड, बस ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो सेटर एक्चुअली में कॉल होगा इज इक्वल टू प्लस करके उसकी वैल्यू प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सेटर एक्चुअली में कॉल हो गया। तो ये जो हम कर रहे हैं, ये हम जो लिख रहे हैं, यही हम अभी प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अच्छा जी, सेटर कॉल हो गया, बीन इंस्टेंशिएट हो गया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि जी कस्टम मेथड इन्वोक, कस्टम यूटिलिटी इन्वोक, कस्टम डिस्ट्रॉय इन्वोक। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि अब आपसे स्प्रिंग कहता है, क्या कहता है? स्प्रिंग कहता है कि आपको ना, अगर अपने प्रोग्राम में, कहीं पे भी कहीं ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि सेटर के बाद आपको कोई और कस्टम मेथड चलाना है ना? आफ्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन आपको कुछ और मेथड चलाना है, कुछ और फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है, तब एक काम करो, आप खुद का कस्टम मेथड बनाओ। क्या करने के लिए? आप डिफाइन करो आपको क्या करना है। आपको कुछ इनिशियलाइजेशन करना है, कुछ एग्जीक्यूशन करना है। आफ्टर दिस सेटर, है ना, सेटर के बाद आपको जो भी काम करना है, देन यू कैन क्रिएट योर कस्टम मेथड। मैंने कहा ठीक है, पब्लिक वाइड कौन सा मेथड बना दें? क्या नाम दे दूं? मेथड का नाम कुछ भी रखिए, सिंटैक्स यही रहना चाहिए, पब्लिक वाइड इनिट, इनिट या कस्टम इनिट लिख दो, कस्टम इनिट, जो मर्जी वो लिख दीजिए। मैटर नहीं करता है कि मेथड का नाम क्या लिखना है, मैटर ये करता है कि आपको सिंटैक्स पब्लिक वाइड करके लिखना है। इसको बोलते हैं कस्टम इनिट मेथड। और यहाँ पे लिख दिया हमने, जिसमें हम अपने इनिशियलाइजेशन का काम कर सकते हैं, और ये लाइफ साइकिल का एक हिस्सा है, इसलिए इसको समझाया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे लिख दिया, ये कस्टम इनिट इज कॉल्ड। ठीक है ना, कस्टम इनिट इज कॉल्ड। अब इसके बाद लेकिन 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 स्प्रिंग कहता है, अच्छा चलिए, कस्टम इनिट कॉल हो गया, अभी बाद में बात करते हैं। ओके, फिर हमने कहा कि ऐसा कोई भी मेथड बनाएंगे जिसको कॉल कर लेगा क्या स्प्रिंग? नहीं नहीं, स्प्रिंग कहता है ना, कतई नहीं हो सकता भाई ये, है ना? आपका जो कस्टम इनिट मेथड है, वो मैं मेमोरी में जाके अपने लाइफ साइकिल का हिस्सा बनाऊं, उसको चलाऊं। भाई ऐसा हो सकता है जब आप एक काम करो, अपने इस कस्टम मेथड को आप अपने बीन के साथ रजिस्टर कराओ। कब? इसके लिए आप क्या करो, लिख दो यहाँ पे इनिट मेथड इज इक्वल टू दिस, ऐसे करके। अगर इनिट मेथड में आप अपने मेथड का नाम दे दोगे तो इस तरह से ये चल जाएगा। ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से, बहुत ध्यान से। अभी तक जो भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो, आगे चल के इन सारे कंसेप्ट का मैं एक एनोटेशन से सारा चीज समझाने वाला हूँ। ये सब कुछ
including this life cycle also, including the dependency injection, inversion of control and the auto wiring. समझ रहे हो ना, वो सारा चीज। तो चलिए ठीक है, मैंने ऐसा दे दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि जी उसके बाद आप डिपेंड करो कि आपको क्या करना है, आपको जो भी मर्जी करना है करो। तो ठीक है, अच्छा मेथड का नाम यही रहेगा? नहीं, कुछ भी रखो, बट पब्लिक वाइड रखो। ठीक है, अच्छा फिर आपके पास अपने कुछ कस्टम यूटिलिटी वगैरह हैं तो चलाओ, जहां मर्जी वहां, जो मर्जी वो कॉल करो। ठीक है, मर्जी के मालिक हो आप। फिर उसके बाद बीन जो है अपना सारा काम करेगी, जैसे जैसे आपको करना है करिए। दिस इज द लाइफ साइकिल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कहाँ गया, यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो गया भाई। उसके बाद हो गया भाई कस्टम इनिट मेथड विल एग्जीक्यूट। ठीक है ना, एग्जीक्यूट इफ इट इज रजिस्टर्ड कैसे होगा? जब उसको आप इनिट मेथड के अंदर दे दोगे तो कस्टम मेथड इनिट मेथड चलेगा। ठीक है ना, और उसके बाद जो है, अच्छा कस्टम इनिट मेथड कब चलेगा? आफ्टर कंस्ट्रक्टर, आफ्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये चलेगा। और उसके बाद क्या होगा भाई? उसके बाद आपका जो प्रोसेस होगा वो होगा आप ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रॉय, ऑब्जेक्ट मेमोरी से खत्म होगी। लेकिन ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने से पहले उस ऑब्जेक्ट से आपको कुछ काम कराना है तो बताइए। जैसे एक एग्जांपल की, अभी कोई एग्जांपल समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एक इंसान है ना, और उसके पास खजाने का नक्शा है। ठीक, अब उस खजाने के नक्शे तक हमें पहुंचना है, लेकिन खुदा न खास्ता मान लो उस इंसान को कुछ हो गया और गलती से वो इस संसार में नहीं रहा, वो नहीं रहा तो उसका नक्शा भी गायब, वो भी गायब। तो क्या होना चाहिए? तो ऐसा होना चाहिए कि जैसे पुराने पिक्चरों में दिखाता है कि मरते-मरते नक्शा बता के चले गए कि जी ये पहाड़ के ऊपर रखा हुआ है ना? ताकि उस पर्टिकुलर नक्शे का जो यूज़ है वो कोई भी कर ले और वो उस पर्टिकुलर जगह तक पहुँच जाए। वही वाली बात है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो मेमोरी में चल रही है और उस ऑब्जेक्ट ने कुछ रिसोर्स कंज़्यूम कर रखा है, नक्शा का मतलब रिसोर्स कंज़्यूम कर रखा है, जैसे डेटाबेस कनेक्शन, जैसे फाइल हैंडलिंग का ऑपरेशन, है ना? तो आप क्या चाहोगे कि भई वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो तो उसके साथ वो भी खत्म हो जाए, है ना? आदमी खत्म तो उसके साथ जो अमानत है वो भी खत्म। नहीं भई, अमानत तो छोड़ के जाओ, जा रहे हो तो जाओ, कम से कम नक्शा तो छोड़ के जाओ, वही वाली बात है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मेमोरी डिस्ट्रॉय हो रहा है ना, तो डिस्ट्रॉय होने से पहले का जो काम आपको करना है, उसके लिए आप बनाओ कस्टम डिस्ट्रॉय बनाओ। क्या बनाओ? कस्टम डिस्ट्रॉय मेथड बनाओ, डिस्ट्रॉय मेथड क्रिएट करिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? कस्टम डिस्ट्रॉय को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कस्टम डिस्ट्रॉय कब चलेगा? ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने से पहले। तो कस्टम डिस्ट्रॉय के लिए भी सिंटैक्स दिया इन्होंने कि आप कोई भी मेथड बनाइए, उसका सिंटैक्स पब्लिक वाइड और ऐसे डिस्ट्रॉय लिख दीजिए या कस्टम डिस्ट्रॉय लिख दीजिए, जो आपको अच्छा लगे। माई या ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय लिख दीजिए, ठीक है? बस। आपने कहा कि फिर ये कोई भी मेथड अगर हम ऐसे लिखेंगे, तो इस मेथड को हमारा स्प्रिंग कंटेनर बाय डिफ़ॉल्ट चला देगा? वो कहता है जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं चलाएँगे। हमने कहा फिर कैसे मानोगे? तो कह रहे हैं कि जी यहाँ पे आप यहाँ पे डिस्ट्रॉय मेथड करके मेरे पास यहाँ पे रजिस्टर कर दीजिए। जब ऐसे रजिस्टर कर दोगे तो हम मान जाएँगे और हम इस पर्टिकुलर मेथड को चला देंगे। तो ये पूरी लाइफ़ साइकिल का स्टेप्स हो गया, जो आपके प्रोग्राम में ये सारा चीज़ चलेगा। राइट? ठीक है ना? चलो भाई, जब इसको चलाएँगे तभी तो अच्छा लगेगा, पता चलेगा कि हाँ, क्या कहानी हो रही है, क्या कहानी नहीं हो रही है। ठीक है? तो ये सारा चीज़ हमें समझना है। चलिए ग्रेट। आ जाते हैं भाई अपने कोड में। हमारा स्प्रिंग का प्रोग्राम है ये। ये हमने बीन का ऑब्जेक्ट बना ही दिया है, कुछ करना तो है नहीं। ऐप क्लास हमारी वही है, ठीक है? ऑलमोस्ट सारा काम हमने कर ही दिया है। ये सब हटा देते हैं, ठीक है? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट हमारा चल जाएगा, ठीक है? अच्छा हमारी क्लास तो बाय डिफ़ॉल्ट ईगर लोडिंग होती है, तो ये तो सारा काम करके दे देगी ना। तो ये देखिए रन कर देते हैं, कुछ करना है ही नहीं। जैसे मैं रन करूँगा, रन करते ही क्या हुआ भाई, ईएमपी क्लास मेमोरी में लोड हुई। देखिए ईएमपी क्लास मेमोरी में लोड हुई, कंसिडर कॉल हुआ, तो कस्टम इनिट कॉल हो गया। आपने कहा कि सर कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैंने कहा क्या? कह रहे सर ईएमपी क्लास मेमोरी में लोड हो गई, स्टैटिक ब्लॉक चल गया, ऑब्जेक्ट बन गया, कंसिडर कॉल हुआ। सर आपने कहा था कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन होगा, आपने डिपेंडेंसी इंजेक्शन किया ही नहीं है ना मेरे भाई। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर दो ना यार। कैसे करोगे? डिपेंडेंसी इंजेक्शन करने के लिए आप उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर प्रॉपर्टी टैग लगा लीजिए, ठीक है ना? प्रॉपर्टी 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 बीन के अंदर होगा ना, बीन्स के अंदर नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी टैग लगाइए, प्रॉपर्टी में दे दीजिए नेम और नेम की वैल्यू दे दीजिए, लेट से नेम की वैल्यू दे दिया हमने राम, ठीक है? ऐसे एज की वैल्यू भी हो सकती है, वैसे पार्शियली इंजेक्शन हो सकता है, ठीक है? मैंने एज की वैल्यू, नेम की वैल्यू यहाँ से असाइन कर दिया, ठीक है? गुड बाय।
अब उसके बाद क्या होगा? तो अब चला के देखते हैं, ठीक है? देखो जैसे एप्लीकेशन को चलाया हमने, ये देखिए ज़रा, देखो, देखो एम्प्लॉयी क्लास मेमोरी लोड हो गई, एम्प्लॉयी का कंस्ट्रक्टर मेमोरी चल गया, देखो सेटर मेथड कॉल हो गया और कस्टम ईडी मेथड कॉल हो गया। आपने कहा सर सब कुछ एकदम सही चला, परफेक्ट चला, लेकिन आपका जो डिस्ट्रॉय मेथड है वो नहीं चला। देखो डिस्ट्रॉय मेथड वैसे नॉर्मली यहाँ चलता भी नहीं है, ठीक है ना? डिस्ट्रॉय मेथड कब चलेगा? जब हमारा ऑब्जेक्ट मेमोरी से डिस्ट्रॉय होगा। अब जब मेरा ऑब्जेक्ट मेमोरी से जब डिस्ट्रॉय होगा तब तो डिस्ट्रॉय मेथड चलेगा ना भाई। क्या मेरा ऑब्जेक्ट मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो गया होगा क्या? इस बात की गारंटी है क्या? नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि डिस्ट्रॉय मेथड हमारा मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। तो अगर इस बात की कोई गारंटी नहीं है, अगर इस बात की कोई गारंटी नहीं है, तो उस केस में ओके, तो उस केस में क्या करा जाए भाई? तो कैसे गारंटी हम दे सकते हैं कि चलो भई डिस्ट्रॉय मेथड चल ही जाओ? तो एक्चुअली हमें जेवीएम को शट डाउन करना पड़ेगा। हमें एप्लीकेशन को फोर्सफुली क्लोज़ टर्मिनेट करना पड़ेगा। चलो ज़रा एक चीज़ मैं ट्राई करता हूँ। मैं सिस्टम डॉट एग्ज़िट करता हूँ, अपने प्रोग्राम को, ठीक है? फोर्सफुली क्लोज़ करता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ सिस्टम डॉट एग्ज़िट करके प्रोग्राम को फोर्सफुली टर्मिनेट करूँगा। अब जब प्रोग्राम को फोर्सफुली टर्मिनेट करूँगा तो इसको इंडिकेशन मिल जाएगा कि जी हमारा अब हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है। तो देखो अभी भी कस्टम डिस्ट्रॉय हमारा कॉल नहीं हो पा रहा है। प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया बट कस्टम डिस्ट्रॉय हमारा कॉल नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली टर्मिनेट नहीं हुआ, देखो प्रोसेस अभी भी चल रहा है ना? प्रोग्राम अभी फेल नहीं हुआ है, तो फिर क्या करें? प्रोसेस को हमें टर्मिनेट करना पड़ेगा। देखो एक्चुअली पता है क्या करो? आपको बताता हूँ बात। स्प्रिंग वालों ने एक चीज़ कहा कि भाई एक काम करो, आप अगर किसी डिस्ट्रॉय मेथड को इस तरह से चलाना चाहते हो, आप अपना छोटा-मोटा कोई टास्क, कोई छोटा-मोटा हुक आपको ऐसे चलाना है, तो उस पर्टिकुलर हुक को, उस पर्टिकुलर टास्क को, टास्क इज़ कॉल्ड हुक थ्रेड की भाषा में, तो उस हुक को चलाने के लिए एक आप उसको रजिस्टर कर दीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा एक दूसरी क्लास जिसका नाम होता है एब्स्ट्रैक्ट, ऐसा कुछ तो होता तो है। एब्स्ट्रैक्ट, TRACT, एब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट होता है, यस, एब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, नहीं, कुछ तो होता है। एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यही होता है। एब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ही मेथड होता है क्या? सेट या ऐड शट डाउन हुक ऐसे करके होता है भाई, या शट डाउन हुक करके होता है, देखते हैं। ये देखिए शट डाउन हुक रजिस्टर करके एक मेथड होता है। तो बस शट डाउन हुक रजिस्टर जब कर दोगे तो इस लाइन को लिखने से ये गारंटी हो जाता है कि भैया आपका जो शट डाउन हुक है वो हम रजिस्टर कर लेंगे और प्रोग्राम 2 में डिस्ट्रॉय मेथड को चलाएँगे, राइट? तो ये देखिए, तो अब डिस्ट्रॉय मेथड देखिए डिस्ट्रॉय मेथड भी हमारा बेसिकली कॉल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी लाइफ साइकिल के पूरे स्टेप्स जो हैं वो मेमोरी में चल जाते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भई कौन-सा साइकिल में कौन-सा स्टेप कब कैसे चलता है। अभी देखिए ये येलो कलर की जो वार्निंग आ रही है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने या तो इसको ट्राई के साथ रिसोर्स लगा दो, है ना? ट्राई के अंदर डाल दो या तो एक काम करो आप इस रिसोर्स को क्लोज़ कर दो, आपकी इच्छा है। लास्ट में फाइनली लगा के ऐसे क्लोज़ कर दीजिए, है ना? इसलिए वार्निंग आ रहा है और कोई बात नहीं है, ठीक है? तो ये लाइफ साइकिल के स्टेप समझ में आ रहे हैं ना कि कैसे-कैसे चलाना है? आपको अपने कस्टम मेथड इस तरह से एग्ज़ीक्यूट करने हैं। क्या यही तरीका होता है? तो बिल्कुल यही सेम चीज़ है, सेम लाइफ साइकिल के जो स्टेप्स हैं हर वेबसाइट पे अगर लिखे हुए हैं तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे देखिए ये तरीका जो भी आप तरीका पढ़ा दिया मैंने अभी एक्सएमएल में, ये समझ लीजिए फाइनल चीज़ आपको पढ़ा दिया। बीन की लाइफ साइकिल आपको समझा दिया कि बीन की लाइफ साइकिल ऐसे-ऐसे चलती है। अब आपको क्या लग रहा है कि ये स्प्रिंग इतना बोरिंग चीज़ हो गई, ऐसे पढ़ते-पढ़ते एक्सएमएल बेस्ड काम करते-करते बहुत परेशान हो जाओगे। तो देखो, यहाँ पे क्या है ना, एक्सएमएल बेस्ड अगर आपको काम नहीं करना चाहते हो और इतना आपको मेहनत लग रहा है। अच्छा एक चीज़ रुको, यहाँ पे एक चीज़ मुझे और याद आ गया। क्या? कि जो हमारा ये जो बीन का ऑब्जेक्ट है, जैसे आपने चलाया, ये एक तरीका है, राइट? लाइफ़ साइकिल को चलाने के 3 तरीके होते हैं, राइट? इसमें 3 तरह की कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो, राइट? एक होती है एक होती है एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन जो आपने कर लिया। एक होता है जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, जावा के थ्रू कर सकते हो, जावा क्लास बना के कर सकते हो, है ना? तो जावा क्लास बना के कर सकते हो या आप ऐसे बोलो इंटरफ़ेस को इम्प्लीमेंट करके कर सकते हो। इंटरफ़ेस इम्प्लीमेंट्स करके इसको हैंडल कर सकते हो। और तीसरा तरीका होता है एनोटेशन से कर सकते हो, है ना? तो इंटरफ़ेस वाला तरीका पहले आपको बताता हूँ। इस वाले तरीके में तो आपने देखा बीन को आपने रजिस्टर करा तब ये बीन चला है ना? अब आपको कैसे मैं बताऊँ?
इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये आपका जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, नया एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और ये EMP क्लास को कॉपी करके नया EMP2 बना देता हूँ। इस 2 वाले का ये वाली क्लास है, ठीक है ना। अब देखिएगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इस EMP2 वाली क्लास में मैं यहाँ पे कोई भी इनिट मेथड, कोई भी डिस्ट्रॉय मेथड, किसी को मैं रजिस्टर नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। आपने कहा फिर हमारी लाइफ साइकिल के मेथड कैसे चलेंगे? क्या ऐसा कोई जादू है क्या, जादू मंत्र है क्या कि जिससे हमारी लाइफ साइकिल के मेथड चल जाएं? तो स्प्रिंग ने कहा कि हाँ चल जाएगा, आप एक काम करो, अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट कर दो। हमने कहा किससे? उसने कहा कि भाई इनिट करके कोई मेथड होता है यार, INIT, इनिट बीन, है ना। हाँ, इनिशियलाइज बीन करके मेथड होता है। इनिशियलाइज बीन के अंदर एक मेथड होता है जिसका नाम होता है जिसका मेथड का नाम होता है आफ्टर प्रॉपर्टी सेट। तो आफ्टर प्रॉपर्टी सेट इज दिस वन, ये कस्टम इनिट का ही काम करता है, जो प्रॉपर्टी सेट होने के बाद कॉल होता है एक्चुअली में। तो इसके अंदर ये मेथड पेस्ट कर दीजिए और इसको डिलीट मार दीजिए, मेथड की जरूरत ही नहीं है। आपने कहा कि इसको करने से क्या फायदा मिलेगा नया? भाई इसको करने से ये फायदा मिलेगा ना कि आपको अलग से वो एक्सएमएल की जो कॉन्फ़िगरेशन है उससे बच जाओगे आप। आपने कहा वो जो डिस्ट्रॉय की कहानी, तो डिस्ट्रॉय की कहानी के लिए होता है एक और इंटरफेस जिसका नाम होता है डिस्पोजेबल होता है शायद। डिस्पोजेबल बीन ही होता है, और डिस्पोजेबल बीन का मेथड होता है देखते हैं कौन सा होता है, डिस्ट्रॉय, है ना। और डिस्ट्रॉय के अंदर वही कोड लिखिए जो आपने यहाँ पे लिखा था। तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय के अंदर कोड लिख दीजिए, बस खत्म कहानी। तो आपको 2 इंटरफेसेस दिए गए, एक इनिशियलाइज बीन, इनिट बीन, और एक डिस्पोजेबल बीन। इनिट बीन के अंदर आफ्टर प्रॉपर्टी मेथड है, आफ्टर प्रॉपर्टी सेट है, और इसके अंदर से डिस्ट्रॉय मेथड है। बस वही सेम काम करके देंगे जो आप वहां पे कर रहे थे। बट इस बार देखिए मैंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करा, यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करा कहीं पे भी, एक लाइन का भी। ठीक है, काम हो गया ना। तो ये चीज़ आप कर सकते हो भाई। तो अब आप जाइए मेन क्लास में, अभी काम हुआ नहीं है, अभी नहीं हुआ है। अभी आप इस 2 वाली क्लास को कॉल करिए, अगर ये चल जाएगा तब माना जाएगा हो गया। ठीक है, चलिए भाई रन कर देते हैं जी। एप्लीकेशन को रन करेंगे तो 2 देखिए, यहाँ पे मैं 2 वाली क्लास को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। और 2 जो है हमारी MP2 को कॉल कर रही है कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा। नहीं कर रही है, MP को कॉल करिए, MP2 लिखिए यहाँ पे, ठीक है। अब कॉल कर रही है। थोड़ा बातों को आप भी ध्यान दिया करो, ठीक। चलिए, ठीक है, चल गया क्या? चल गया भाई, देखिए सब कुछ वही हो गया। लोडिंग हुई, कंसिडर चला, सेटर चला, कस्टम मिनिट मेथड कॉल हुआ, एंड देन डिस्ट्रॉय मेथड कॉल हुआ। तो ये क्या हो गए, ये 2 तरीके हो गए हमारे बीन की लाइफ साइकिल को चलाने का। आपने कहा कोई तीसरा भी तरीका है क्या? तो ये है बाय इम्प्लीमेंटिंग एन इंटरफेस। ये 2 इंटरफेस दिए गए, इसको इम्प्लीमेंट करके चला दिया। पहला था एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन, और तीसरा भी तरीका है कि आप एनोटेशन से चला सकते हो। एनोटेशन का भी यूज़ यहाँ पे आप कर सकते हो। आपको एनोटेशन का यूज़ समझना है, एनोटेशन से चला सकते हो। आपने कहा एनोटेशन कैसे चलाएं, तो एनोटेशन के लिए एक सेपरेट प्रोग्राम बना लेता हूँ यहाँ पे, इसी में नहीं बनाता हूँ। एनोटेशन से चला सकते हो। एनोटेशन, अब एनोटेशन जब आ जाता है ना, तो फिर समझ लीजिए कि एनोटेशन जिस दिन आपने पढ़ना शुरू कर दिया, उस दिन से एक्सएमएल को उस दिन एक्सएमएल की अंतिम विदाई शुरू हो गई है ना। एक्सएमएल को धीरे धीरे खत्म करेंगे हम। यस, आप अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, आप अपनी क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे आप अपनी क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपनी क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, राइट। तो जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, या नहीं यहाँ नहीं कर रहे हो, सॉरी यहाँ नहीं कर रहे हो, यहाँ पे कर रहे हो कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, थोड़ा सा देख वेख के बहुत बड़ा बड़ा सा लगता है कि ये लिखो, पिन लिखो, ऐसा लिखो, वैसा करो, तो बड़ा थोड़ा सा बेकार सा लगता है, नहीं। तो जावा के अंदर ऐसा अलग-अलग तरह के कॉन्फ़िगरेशन स्प्रिंग कोर के अंदर भी दिए गए हैं। तो ये पहला है एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा है जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, राइट? और तीसरा एक और तरीका है कंपोनेंट स्कैनिंग। तो 3-4 तरीके हैं, जहाँ पे आप जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो धीरे-धीरे आपकी जो ये एक्सएमएल है पूरी कहानी खत्म हो जाएगी और सब कुछ एनोटेशन पे आ जाएगा। अब जैसे ये बीन के ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए बीन टैग लगा रहे हो, तो ये बीन टैग नहीं लगाना पड़ेगा आपको। इन सब से बच जाओगे, पूरी एक्सएमएल ही नहीं बनाना पड़ेगा, पूरी एक्सएमएल को ही रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है? लेकिन अभी के लिए थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, अभी के लिए आप ये नया क्लास बनाए हो ना? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब अपनी क्लास में जाओ, ठीक है भाई? गए? अब अपनी क्लास के अंदर ये जो EMP2 है, इसको डिलीट मार दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। और जो ये वाली क्लास है, इसको भी डिलीट मार दो, एक्सएमएल को भी। अब ये जो हमारी EMP क्लास है,
ये जो हमारी ईएमपी क्लास है, इस ईएमपी क्लास के अंदर, इस ईएमपी क्लास के अंदर आप क्या कर रहे थे? इस ईएमपी क्लास के अंदर आप स्टैटिक ब्लॉक बना रहे थे, कस्टम मेथड बना रहे थे, चला रहे थे। स्प्रिंग क्या कहता है? स्प्रिंग कहता है कि ये कस्टम मेथड है आपका। हमने कहा हाँ। वो कहता है कि इस मेथड के ऊपर एक एनोटेशन लगा दो, बस आपका काम हो जाएगा। मैंने कौन सा? उसने कहा कि @pre destroy, @post construct and pre destroy करके मेथड होता है। तो @post construct, अच्छा @post construct तो यहाँ दिख नहीं रहा है भाई। @post construct और @pre destroy वाला जो मेथड है ना, वो किसी डिपेंडेंसी में पाया जाता है। वो आपको लाना पड़ेगा, वो लाना पड़ेगा भाई। @post construct @pre destroy वाली डिपेंडेंसी मैंने यहाँ देखा है कहीं। ये देखो यहाँ पे दिखा, ये देखो यहाँ पे दिखा है मैंने कहीं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो @post construct @pre destroy, ये देखा मैंने। ठीक है ना? तो देखा है मैंने, देखा तो बहुत कुछ है, लेकिन ये डिपेंडेंसी मिल जाएगी ना भाई यहाँ से हमें। ये देखो डिपेंडेंसी 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 SLF4J लॉग बैक, और क्या है? एक डिपेंडेंसी तो होती है भाई, ये होती है ट्रांजैक्शन, नहीं ये तो ट्रांजैक्शन है, ये कॉन्टेक्स्ट हो गया। और एक डिपेंडेंसी होती है जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग रिलीज, स्प्रिंग वर्जन। यार वो डिपेंडेंसी कौन सी होती है? डिपेंडेंसी तो होती है भाई, डिपेंडेंसी होती है जवेक्स डॉट समथिंग करके डिपेंडेंसी होती है। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम एक काम कर लेते हैं, नो वरीज। ठीक है, आप अगर वो डिपेंडेंसी यूज करना चाहते हो भाई, तो देखिए यहाँ पे उसकी क्लास दिख जाएगी। ये देखो जेवेक्स डॉट एनोटेशन @post construct, बस यहाँ पे गूगल कर लीजिए, आपको मैवन डिपेंडेंसी इंटरनेट पे मिल जाएगा। देखो यहाँ पे डाला तो होगा इसने यार, कहीं पे तो डाला होगा, लेकिन दिखा नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, सब कुछ नहीं लिखते हैं सब लोग वेबसाइट पे। तो जेवेक्स डॉट पोस्ट कंस्ट्रक्ट, यहाँ पे लिख दीजिए मैवन डिपेंडेंसी। ठीक है ना? तो ये क्लास जिस जगह पे भी होगा ना, उसकी मैवन डिपेंडेंसी अपने आप नजर आ जाएगी। एक स्टैक ओवरफ्लो पे लेके जा रहा है भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें क्या, हमें तो मतलब चाहिए डिपेंडेंसी से। तो ये जेवेक्स डॉट एनोटेशन एपीआई की डिपेंडेंसी है। अब आपको ऐसा लग रहा है तो आप मैवन रिपोजिटरी में जेवेक्स जेवेक्स डॉट एनोटेशन, ठीक है ना, जेवेक्स डॉट एनोटेशन मैवन डिपेंडेंसी, MAVEN डिपेंडेंसी। ठीक है, जेवेक्स डॉट मैवन डिपेंडेंसी। कहाँ चला गया भाई? एक मिनट भाई, मैं आपको दिखाना चाह रहा था, बस ये इधर उधर हिस्ट्री हिस्ट्री खुलने लगा। जेवेक्स डॉट मैवन डिपेंडेंसी। ठीक है भाई, चलिए भाई, ये आ गया सबसे रूट फोल्डर। जेवेक्स डॉट सर्वलेट, ये भी चलो यहाँ पे डाल देते हैं, जेवेक्स डॉट एनोटेशन। ठीक है, तो जेवेक्स डॉट एनोटेशन को सर्च करिए भाई, यहाँ पे ये एम्बियन रिपोजिटरी के अंदर ही तो दिखाई देगा भाई। क्या करके मानोगे यार, एम्बियन रिपोजिटरी। चलो ये यहाँ पे लिखिए जेवेक्स डॉट, क्या था? ये था जेवेक्स डॉट एनोटेशन। दिखा दे भाई कहीं से, नहीं आ रहा है भाई। ओके, मैं सोच रहा था कि जेवेक्स डॉट एनोटेशन ग्रुप आईडी तो है, जेवेक्स डॉट एनोटेशन एपीआई लिख दूं क्या, आर्टिफैक्ट आईडी। वैसे बता तो यही रहे हैं, डिपेंडेंसी ऐसे ही होती है, कोई बड़ी बात तो है नहीं भाई। क्यों नहीं दिखा रहे हो? सर्च कर लो, आ तो गया भाई, आ तो गया। कुछ नीचे बहुत सारा सर्च आया है, लेकिन इतने सारे जेवेक्स डॉट एनोटेशन एपीआई, ये तो है, ये तो जेवेक्स डॉट एनोटेशन एपीआई मिल तो गया, मिल गया मिल गया। 1.3 का वर्जन है लेटेस्ट, 1.3.2। इसको उठा लो। क्या ज़रूरत है ये सब? लाइफ साइकिल को चलाने के लिए ये एक एनोटेशन दिया गया है, तो ये एक स्टैंडर्ड एनोटेशन तो स्प्रिंग का नहीं है भाई। ठीक है, अच्छा कहाँ डालोगे भाई? इसके अंदर ना यार, पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर, पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर डिपेंडेंसी डाल दीजिए। ठीक है भाई, चलिए भैया आ जाओ यार। इस डिपेंडेंसी को ऐड करने मात्र से, ठीक है, आप सेव कर दीजिए और कंट्रोल A करके कंट्रोल शिफ्ट F कर दीजिए, फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है भाई, अब लगाते हैं जरा अपनी एम्प्लॉय क्लास के ऊपर @post construct। आ गया भाई? तो आ गया यार।
और @ प्री डिस्ट्रॉय, बस ये दो लगा दीजिए, खत्म कहानी। हाँ, इतना लंबा चौड़ा कहानी क्यों पढ़ रहे हो भाई? ये कह रहे हैं एनोटेशन। आपने कहा ये एनोटेशन क्या नाम की चीज पढ़ा रहे हो आज? तो एनोटेशन का मतलब होता है, एनोटेशन इज अ मेटा डेटा, एक सिंगल डेटा। एनोटेशन इज अ सिंबल, इट इज अ सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन हुज मीनिंग इज ऑलरेडी रिजर्व इन आवर कंपाइलर, इन आवर जेवीएम। या दूसरी भाषा में बोलो कि एनोटेशन एक सिंबल होता है, जिस सिंबल के पीछे कोई ना कोई क्लास, कोई ना कोई इंटरफेस होता है, और उस पर्टिकुलर क्लास या इंटरफेस में इस एनोटेशन की मीनिंग रिजर्व होती है। और ये जो एनोटेशंस होते हैं ये मेटा डेटा का काम करते हैं, क्योंकि एक सिंगल डेटा होते हैं, इनके अंदर मेमोरी में 1000 डेटा को रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये एनोटेशन एक इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जिसको पढ़ाना बहुत जरूरी है। इसके लिए अलग से एनोटेशन आप पढ़िए, व्हाट इज एनोटेशन इन जावा, पढ़िए गूगल पे करके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनोटेशन, व्हाट इज कस्टम एनोटेशन वगैरह वगैरह। तो मैं एक दिन इसका ही वीडियो बनाऊंगा। चलो एक टॉपिक हमें मिल गया। सोचता हूँ कि मैं किस चीज़ का वीडियो होना चाहिए, तो मुझे खुद ही पता चलेगा कि एक दिन एनोटेशन बनाऊंगा वीडियो में। ठीक है, कस्टम एनोटेशन कैसे बनाते हैं, एनोटेशन कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे काम करता है, बट आप समझ रहे होगे। एक सिंबल है, इसका मतलब है आपने इस मेथड के आगे लगा दिया, बस आप खत्म कहानी। आपको कोई क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट नहीं करना। ये मेथड आपके कंसिडर के चलने के बाद चलेगा, ये डिस्ट्रॉय होने से पहले चलेगा। देखो नाम से स्पष्ट है कितना रिलेवेंट होता है एनोटेशन की जो मीनिंग होती है, पोस्ट कंसेप्ट प्री डिस्ट्रॉय, है ना। लेकिन भाई ये तभी तो होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? देखो शायद नहीं चलेगा, अभी शायद नहीं चलेगा। क्यों? एक काम और करना पड़ेगा, चला के देख लेते हैं। लेट्स ट्राई, लेट्स ट्राई। देखो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नहीं चला ना, नहीं चला भाई। क्या कह रहा है? बीन डेफिनेशन एक्सएमएल पार्सिंग, एक्सएमएल, ओके सॉरी सॉरी। ये किसको कॉल कर रहे हो? 2 को कॉल कर रहे हो? 1? ऐसा कैसे? अपराध क्यों कर रहे हो? जघन्य अपराध मत करो भैया, मत करिए जघन्य अपराध, ठीक है ना भाई? ओ भाई ये तो चल गया यार, ये तो कमाल हो गया। नहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है लग रहा है। धोती को फाड़ कर रुमाल कर दिया इसने, है। ये देखिए, ओहो, ओ माय गॉड, दिस इज द कल्प्रिट। ये वो कल्प्रिट है जो चला रहा है हमारे मेथड को। हटाओ इसको, जालिम को। ठीक है, ओके जी। अब देखते हैं सर, अब नहीं चलने देगा। आपने कहा आपने पोस्ट कंसेप्ट पीडी स्ट्राई तो लगाया है, तो फिर भी नहीं चला। देखो नहीं चला कस्टम मेथड, कस्टम मेथड नहीं चला। आपने कहा कि सर आप एनोटेशन पढ़ा रहे हो, उसमें चला दोगे आप, है ना। तो पहला तरीका क्या था? पहला तरीका था कि हम एक्सएमएल में नाम लिख रहे थे। दूसरा तरीका था इंटरफेस को इंप्लीमेंट करा के कर रहे थे। अब तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है भाई कि आपने एनोटेशन लगा दिया, बट एनोटेशन अभी भी काम तो कर नहीं रहा है। एम्प्लॉय क्लास में एनोटेशन लगा दिया। एनोटेशन तभी काम करेगा, उसके लिए आपको एनोटेशन इनेबल करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। तो इसके लिए यहाँ पे एनोटेशन इनेबल करिए। कैसे करिए भाई? तो यहाँ पे लिखिए आप TX, ये ट्रांजेक्शन्स का, ये TX स्कीमा इंस्टेंस का रेफरेंस होता है क्या, या JEE का एनोटेशन होता है? तो यहाँ पे आप लिखिए TX कॉलन एनोटेशन ड्रिवन, ये लिखना पड़ेगा। ये जो लाइन होती है, इस लाइन को तभी लिख पाओगे जब आपके सिस्टम में ये लाइन लिखी गई होगी, क्योंकि यही जो TX है यहीं से आ रहा है। देखो ये स्कीमा के अंदर से, राइट। तो इससे हमारा एनोटेशन ड्रिवन इनेबल हो जाता है एप्लीकेशन के अंदर। नाउ यू विल बी एबल टू यूज दैट एनोटेशन, और आपका प्रोग्राम में वो काम करेगा परफेक्ट तरीके से। देखिए ये देखिए वार्निंग वार्निंग आ रहा है। अच्छा जी, अब क्या दिक्कत आ गई? XML में कॉन्फ़िगरेशन अनेबल टू लोकेट दिस नेम स्पेस XML इस ओके। ये जो हमारा नेम स्पेस है ना, इसमें गड़बड़ी आ गई ये नेम स्पेस को खोज नहीं पा रहा है ना। ये एरर तो हो गया, बट मेरे सिस्टम में ये नेम स्पेस नहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, नो इशू। तो हम यहीं से उठा लेंगे भैया इनका नेम स्पेस। ये भी तो चला ही रहे हैं, ये भी तो चला ही रहे हैं। इनका नेम स्पेस तो ये है ना, तो इनके नेम स्पेस को उठा लेंगे, क्या दिक्कत है हमें? ठीक है, इन्होंने भी ट्रांजैक्शन को इनेबल कर ही होगा, तभी तो चल रहा है इनका भी प्रोग्राम। ठीक है, कस्टम इनिट, कस्टम 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 नहीं है, ओके। ये है, ठीक है। देखिए ये है, तो ये जो लाइन है, हो कहाँ भाग रहा है भाई? भागो नहीं भाई, आराम से। ये जो लाइन है ना, इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके ये पूरी लाइन को रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये जो ट्रांजैक्शन वाला लाइन तो आए नहीं है भाई। ट्रांजैक्शन वाली लाइन जो है TX ड्रिवन नॉट बाउंडेड, तो इसके लिए तो XML NSI तो लिखा है,
ट्रांजैक्शन नहीं लिखा है। अच्छा मैं इसको हटाता हूँ और बीन्स तो लिखा हुआ है, एक बार चला के देखता हूँ। ऐसा तो नहीं ना कि जी इस स्कीमा के अंदर आपको करने की जरूरत ही ना पड़े, ऐसा है क्या? नहीं भाई, ये इसको भी नहीं खोज पा रहा है, इसको भी नहीं खोज पा रहा है, तो ठीक है। इसके लिए हम स्प्रिंग डॉक के अंदर जाएंगे, ठीक है, नो वरीज। स्प्रिंग कोर डॉक्स पीडीएफ, ठीक है ना, स्प्रिंग कोर डॉक्स ओपन करेंगे, डॉक्स मैबन मतलब पीडीएफ ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई ना कोई क्या मिल जाएगा, वो एक्सएमएल नेम स्पेस मिल जाता है। ये थोड़ा सा खोजना थोड़ा सा मेहनत का काम रहता है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, चलता है ये सब, ठीक है ना। और ऐसे अगर कंट्रोल एफ करके @post कंस्ट्रक्ट सर्च करोगे ना, तो आपको सीधे सीधे आप यहाँ से जाके इसी के बारे में खोजना चाह रहे हो ना, तो इसका ज़रूर आपको सीधे क्या दिखाएगा, कहीं ना कहीं इसका इम्प्लीमेंटेशन दिखाएगा हमें। तो हमने सीधे उठाया और इसको लगाया, ठीक है ना। 11 देखो मैचिंग मिल गए, ठीक है, 18 मैचिंग मिल गए। कितने मैचिंग खोजोगे भाई, हमें कोई भी मैचिंग दिखाओ। देखो @post construct @page destroy लाइफ साइकिल मेथड, देखो ये सब बता रहा है, आफ्टर प्रॉपर्टी ये वो, कस्टम इनिट बीन, ये सब बता रहा है। देखो देख रहे हो आप, सारे तरीके हैं नहीं हैं। देखो क्लीन अप टास्क, ऐसे टास्क, वो टास्क। आपने कहा ये सब क्यों बता रहे हो आप, यहाँ से क्या करेंगे, देखेंगे क्या हम? कितना देखेंगे, बहुत मेहनत करेंगे हम, कितना मेहनत करेंगे भाई। तो मैं यहाँ से दिखाना चाह रहा हूँ कि कहीं पे हमारी एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन का जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमें मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे ये बीन के अंदर ये इतना लिख दिया गया है, देखो इससे तो हमारा काम चलेगा नहीं, ठीक है, इससे भी काम नहीं चलेगा। देखो इनिट मेथड इस तरह से चला रहे हैं, देखो ये init method is equal to this और destroy method is equal to this। ओके, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन जो मेन मुद्दा होता है वो आपको समझाया जाता है, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो यहाँ मिल गया स्कीमा, देखो यहाँ पे मिल गया, ये देखो इतने सारी चीजें मिल गई भाई, इतना बढ़िया चीज मिल गया है, तो कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लेते हैं भाई, और इसको जो है अपने प्रोग्राम के अंदर ले जाके रिप्लेस कर देते हैं। इस एक्सएमएल से तो वैसे ही हमें दुखी रहते हैं हम। अच्छा वो तो हमारा वार्निंग ऐसे ही आता रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको रन करोगे तो अभी ये चलेगा, ऐसे दिखाता है, कम से कम एरर तो नहीं ना आता आएगा उससे। ये देखिए चला नहीं चला, लेकिन हाँ वो कस्टम वाला नहीं चला, दैट इज समथिंग डिफरेंट। क्यों नहीं चला? क्योंकि आपको एनोटेशन ड्रिवन वाला लगाना पड़ेगा पक्का, देन इट विल बी एग्जीक्यूटिंग। तो जो कस्टम इनिट है ना वो आपको लगाना पड़ेगा, एनोटेशन ड्रिवन, TX एनोटेशन ड्रिवन करके आपको लिखना पड़ेगा। TX एनोटेशन ड्रिवन वहाँ तो दिख रहा था, उसके लिए हमें एक स्कीमा वहाँ लगाना पड़ेगा ना भाई। जब आप स्कीमा, ये देखो ये मिल गया, बढ़िया चीज़ है ना, मज़ेदार चीज़ मिल गया। देखो कॉन्टेक्स्ट एनोटेशन कॉन्फिग, ये भी लगा दोगे तब भी चल जाएगा, मुझे लग रहा है इसको लगाने से भी चल जाना चाहिए। तो मैं यहाँ जाता हूँ और कॉन्टेक्स्ट एनोटेशन कॉन्फिग ऐसे लगा देता हूँ। कॉन्टेक्स्ट है क्या अपने पास? नहीं है, कॉन्टेक्स्ट भी नहीं है भाई, कॉन्टेक्स्ट भी नहीं है। कॉन्टेक्स्ट तो होना चाहिए भाई, कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बनाया हुआ है। चलो तो कॉन्टेक्स्ट एनोटेशन कॉन्फिग ही लगा लेते हैं, बीन्स को ही उठा लेते हैं। कोई भी चीज़ ले लो यार, कॉन्टेक्स्ट एनोटेशन ड्रिवन न करके कॉन्टेक्स्ट कॉन ये भी लगा लो, एक ही चीज़ है, ठीक है, इससे भी काम हो जाना चाहिए। बस ठीक है। अब देखिए, आप चलाइए, ठीक है, अब देखिए एप्लीकेशन को रन करिए, चलेगा भाई, चल जाए यार, अब तो चल जाए। देखिए चल गया, चल गया कि नहीं चल गया? कस्टम यूनिट कॉल्ड हो गया, कस्टम डिस्ट्रॉय कॉल्ड हो गया। तो मतलब ये जो लाइन है वो TX करके जो लिखा था उससे भी एनोटेशन इनेबल हो जाता है, और ये वाली जो लाइन है कॉन्टेक्स्ट से भी निकाल के ये एनोटेशन को इनेबल कर देता है। ये लाइन कॉन्टेक्स्ट एनोटेशन कॉन्फिग से एनोटेशन इनेबल हो जाता है, ठीक है। और एनोटेशन जब इनेबल हो जाता है तो भाई आप उसके बाद यूज करो जहां मर्जी वहां। तो इसमें क्या कह रहा है, context annotation config is only looks for the annotation on the bean, same application context is defined. This means that if you put this
इन योर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डिस्पैच सर्वलेट द ऑटो वायरिंग, मतलब और भी बहुत सारे ऑटो वायरिंग वगैरह का जो फीचर है वो सब भी आप यूज कर पाओगे, ठीक है ना। और ये बता रहे हैं कि ये ऑटो वायरिंग की जगह पे @ इंजेक्ट करके भी यूज कर पाओगे। अब ये सब क्या होता है, ये एनोटेशन होते हैं जो आप यूज कर सकते हो एप्लीकेशन में भाई, ऐसे। तो ठीक है, हमने तो इनेबल करा ही दिया, अब तो आनंद लीजिए, अब तो आप मौज करिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आप बीन लाइफ साइकिल पढ़ लिए तो आप @ ऑटो वायरिंग भी कर लीजिए, आपकी बीन का ऑब्जेक्ट दूसरी जगह में @ ऑटो ऐड हो जाएगा, है ना। वो फीचर भी आप यूज कर पाओगे, वो फीचर भी आप यूज कर पाओगे, लेकिन वो फीचर आज नहीं यूज कर पाएंगे हम। क्यों? क्योंकि हम कल पढ़ेंगे, ठीक, कल पढ़ते हैं बाकी, ठीक है। बोलिए भाई, सही है। हाँ सर। जी।